अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर 23, डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में विद एग्जांपल्स अब समझने लगे। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट इज़ जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के दरमियान में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक स्टोरी और एक मूवी के दरमियान में, जैसे कि एक कहानी और एक मूवी के दरमियान में। स्टोरी आप जानते हैं कि स्टोरी होती है हमारे पास रिटन फॉर्म में, उसके अंदर पिक्चर्स नहीं होती, जबकि जो मूवी होती है उसके अंदर हमें पिक्चर्स भी नज़र आती हैं, हमें स्नैप्स नज़र आती हैं, पूरी एक वीडियो नज़र आती है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो मूवी है ना, मूवी हमें रिप्रेजेंट कर रही है फ्लो चार्ट को, और जो स्टोरी है ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है एल्गोरिदम को। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। पेज नंबर है हमारी बुक का जी, ये आप देख सकते हैं हमारी बुक का पेज नंबर है 9। उसके ऊपर आप ये वाली एग्जांपल देखें ज़रा। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। हमें मास और फोर्स दिया हुआ है, हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। ये हमें एक मूवी नज़र आ रही है, जैसे कि एक फ्लो चार्ट है, ये हमें एक मूवी नज़र आ रही है कि हमें हर स्टेप को विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर दिया गया, डिस्प्ले कर दिया गया। इसके बिल्कुल बरअक्स जो हमारे पास होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमें सिर्फ कोई पिक्चर नहीं दिखाता, जैसे कि देखें ये भी उसी फ्लो चार्ट का एल्गोरिदम है। इसके अंदर सिर्फ रिटन स्टेप्स हैं, यानी कि सिर्फ ये एक किस्म की स्टोरी है, ये मूवी नहीं है। ये इतना ही फ़र्क है इसके अंदर। उसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, इसके अंदर पिक्चर्स नहीं होती, बस इतना ही फ़र्क है इसके अंदर एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं आप जी। एज वी हैव स्टेटेड दैट अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले को हल करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। बट एन एल्गोरिदम राइट्स द सेम स्टेप्स इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जबकि जो एक एल्गोरिदम होता है ये उन्हीं स्टेप्स को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिख देता है। लैंग्वेज की ना बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। ये देखें, ये लैंग्वेज है ना, इसकी दो टाइप्स हैं। ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक होता है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज, एक होती है आर्टिफिशियल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज हम बोलते हैं, उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारी नेचुरल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। जबकि ये जो आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं ना, ये आप कह लें जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए भी हम लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं। बेसिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, जावा लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, सी एंड C++ लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनको हम खुद बनाते हैं। ये फ़र्क होता है नेचुरल लैंग्वेज में और आर्टिफिशियल लैंग्वेज में। और वो यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट करना चाहता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के ज़रिए कि हम किसी भी एल्गोरिदम को नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। पंजाबी के अंदर भी लिख सकते हैं, उर्दू के अंदर लिख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं। हमारी बुक चूँकि इंग्लिश के अंदर है तो इसलिए हमने इंग्लिश को यहाँ पे एक नेचुरल लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज लिया हुआ है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से शुरू करें। एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। इजी टू ड्रा, यानी कि फ्लो चार्ट को ड्रा करना नहायत ही आसान है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिंबल्स को हम इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। जैसे कि ये हमने एरो का सिंबल इस्तेमाल कर लिया, फ्लो लाइन को इस्तेमाल कर लिया, टर्मिनल को, प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग को, इनपुट आउटपुट को, कनेक्टर को। हम कुछ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। तो इस वजह से एक फ़्लो चार्ट को ड्रा करना नहायत ही आसान है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना बाय यूजिंग फ्लो चार्ट नहायत ही आसान है, बहुत आसान हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना। हम सिर्फ पिक्चर्स को देखते हैं, बाय यूजिंग पिक्चर्स ही हम पूरी प्रॉब्लम को समझ आते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ जी। ये देखें,
ये हमने सारे फ्लो चार्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ये देखें ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमने 5 नंबर्स यूज़र से इनपुट लेनी है, उनका सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है, उनकी एवरेज भी निकालनी है और एंड पे उनको प्रिंट कर देना, यानी कि एंड पे हमने उनकी आउटपुट दे देनी है। प्रिंट से मुराद यहाँ पे ये है। तो इस वजह से फ्लो चार्ट की मदद से प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना नहायत ही आसान है। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना स्टार्ट से लेके एंड तक, तो इस सारी प्रॉब्लम को समझना नहायत ही आसान है जी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इफ़ एनी, यानी कि अगर हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई एरर अक्कर हो जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी शनाख्त करना नहायत ही आसान है। ईजीली हमें, जाहिर बात है ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है विद पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। तो हमने जब इस बुक का स्टार्ट किया था तो हमने जब उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पा रहे थे, तो जब डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम हम पा रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो पिक्चर्स होती हैं ये वर्ड्स से ज़्यादा ऊंची बोलती हैं। तो इस वजह से जाहिर बात है हम विद पिक्चर्स हर स्टेप को देख रहे हैं, तो पिक्चर्स की मदद से किसी भी एरर को, किसी भी बग को आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करना नहायत आसान है। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, फ्लो को ऑब्जर्व करना एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक नहायत ही आसान है। जाहिर बात है, वही मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें ये फ्लो चल रहा है इसका, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 पे एंड हो रहा है। अब इस फ्लो को समझना, इस फ्लो को अंडरस्टैंड करना स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 2 से स्टेप 3 नहायत ही आसान है। बहुत आराम के साथ मैं इसको देख सकता हूँ और मुझे पता चल रहा है इसके थ्रू ही कि ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। अब इनपुट मैं बाद में कर दूँ और इस प्रोसेसिंग को पहले कर दूँ तो प्रोसेसिंग के अंदर वैल्यूज़ कैसे जाएंगी, n0 कैसे वैल्यू लेगा, कोई n1 कोई जो वेरिएबल है ये कैसे कोई वैल्यू लेगा। तो इससे पता चलता है कि ऑर्डर भी बड़ा मैटर करता है जी। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के ना कुछ नुकसानात भी हैं। मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जाहिर बात है अब हमने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, पिक्चर्स ड्रॉ करते करते पिक्चर्स के अंदर लिखते लिखते फ्लो लाइन्स लगाते लगाते स्टार्ट से एंड तक, स्टार्ट से स्टॉप तक आते आते बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है। अगर हमें एक एल्गोरिदम को लिखते हुए 2 मिनट लग जाते हैं तो फ्लो चार्ट को लिखते हुए 5 मिनट भी लग जाते होते हैं। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। किसी भी फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना यानी कि किसी फ्लो चार्ट के अंदर तब्दीली लाना हर दफ़ा आसान नहीं होता। अब मैंने एक फ़्लो चार्ट लिख लिया, अब मैंने उस फ्लो चार्ट के अंदर कोई मिसाल के तौर पे मैंने कोई तब्दीली लानी है। जैसे कि यही मैंने एक फ़्लो चार्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने कोई तब्दीली लानी है। तो अब ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने इस पिक्चर को अगर ड्रॉ किया है पेंसिल के साथ तो मैं जो इसको रेस करना पड़ेगा, फिर रेस करूँगा, जो इसके अंदर बग जो एरर अक्कर हो रहा होगा उसको इसमें से फाड़िंग करूँगा, उसको इसमें से निकालूंगा। तो ये नहायत ही मुश्किल काम हो जाएगा मेरे लिए। तो वो यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो उसके लिए फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना सूटेबल नहीं है, बेहतर नहीं है। अगर एक हमारे पास एल्गोरिदम का जो सोल्यूशन आ रहा है वही अगर हमारे पास 2 सफ़ों का आ रहा है तो उसका जो फ्लो चार्ट होगा वो तो फिर 4-5 सफ़ों पे आ जाएगा। सारी बात है पिक्चर्स जो ड्रॉ करनी है। तो इसी वजह से जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती हैं तो ये बेहतर नहीं होता कि हम एक फ़्लो चार्ट को बनाएं। एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के कुछ फ़ायदे भी हैं। ईजी टू राइट, इसको लिखना नहायत ही आसान है। फ्लो चार्ट से तो नहायत ही आसान है, हमने सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं इसके अंदर। जैसे ये इसने एक स्टेप लिखा हुआ है, सिर्फ हम ये स्टेप्स लिखते हैं हमारे एल्गोरिदम का काम कंप्लीट हो जाता है। इसको लिखना बड़ा आसान है क्योंकि हमने इसको नेचुरल लैंग्वेज के लिए लिखना है। नेक्स्ट है टेक्निक्स टू राइट अ प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिदम को लिखने की जो टेक्निक्स हैं वो नहायत ही आसान है। जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, इससे मुराद है फॉर्मुलेशन एल्गोरिदम के अंदर हमने क्या पढ़ा है, बहुत थोड़े से हमने स्टेप्स पढ़े हैं। जैसे कि हमने किसी भी क्या नाम है जब स्टार्ट करना है एल्गोरिदम को तो स्टार्ट से शुरू करना है, एंड करना है तो एंड पे ही ख़त्म करना है। दरमियान में हम सेट को इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू का एंटर करने के लिए। जैसे कि n1 को n1 टू n1+2 से मुराद किया है n1 इक्वल्स टू n1 + n2। n1 को मैंने किसके बराबर कर दिए, n1+2 के। ये सेट का काम है, यानी कि इफ़ को हम इस्तेमाल करते हैं, गो टू को इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था अनकंडीशनल है। तो इसको ये इसका फ़ायदा है। इसकी टेक्निक्स जो है ना एल्गोरिदम को लिखने की ये बड़ी आसान है समझना, ये भी इसका एक फ़ायदा है। टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल। अगर हमने बहुत ज़्यादा लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो एल्गोरिदम्स मुफीद साबित होते हैं बनिस्बत फ्लो चार्ट के।
क्योंकि हमने उसके अंदर सिर्फ स्टेप्स मेंशन करने हैं और फ्लो चार्ट के अंदर हमने सारी पिक्चर्स ड्रॉ करनी होती हैं। तो इस वजह से एल्गोरिदम्स लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा मुफीद होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम: मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम। अगर एक एल्गोरिदम हमारे पास मौजूद है और हमने उसको मॉडिफाई करना है, उसके अंदर तब्दीली लानी है, तो ये हर दफ़ा आसान नहीं होगा। जैसे कि ये देख लेना, ये मैंने एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, अब इसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन लाऊंगा तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए मॉडिफिकेशन के साथ चलना। ज़ाहिर बात है, अब स्टेप 5 को स्टेप 4 की जगह मैं कर दूँ, स्टेप 4 को स्टेप 5 की जगह मैं कर देता हूँ, तो इसकी जगह तब्दील जब मैं हो जाएगी, गलती हो जाएगी मेरे से, तो फिर मुझे इसको सारा रेस करना पड़ेगा, सारा रेस करके इसकी जगह ठीक करनी पड़ेगी। तो इस तरह काफ़ी इश्यूज़ आते हैं इसके अंदर। तो इस वजह से वो ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज़ नॉट वेरी ईजी। जब फ्लो हम देखते हैं इसके अंदर एक स्टेप से दूसरी स्टेप की तरफ, तो ये इसको भी शो करना नहायत ही मुश्किल होता है। अगर आपको याद हो, जो इसका लेक्चर नंबर 13 है इसी चैप्टर का, तो वो तकरीबन 22 मिनट का है। उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ एल्गोरिदम्स का आपको फ़्लो समझाया हुआ है। तो वो फ़्लो समझाते समझाते मुझे 20-22 मिनट का मुझे लेक्चर बनाना पड़ा। तो इस लाइन का मतलब उससे समझ आ रहा है आपको कि ज़ाहिर बात है, फ़्लो चलाते चलाते इतना टाइम लग जाता है। यूजेज ऑफ GoTo मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। इसके अंदर हम GoTo का इस्तेमाल करते हैं। GoTo से मुराद है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करते हैं, जो जिसकी वजह से इसके अंदर एरर्स को आइडेंटिफाई करना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। इसकी भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऐसे कि ये इसने बनाया हुआ है, यहाँ पर ये एल्गोरिदम बनाया हुआ है। अब स्टेप 6 के बाद उसने स्टेप 7 पे आना है, लेकिन स्टेप 6 पे उसने GoTo इस्तेमाल किया हुआ है, एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र किया हुआ है कि वो स्टेप 5 को छोड़ो और सीधा स्टेप 4 पे चले जाओ। हो सकता है स्टेप 7 के अंदर कोई एरर हो, कोई बग भी हो सकता है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि अगर स्टेप 7 के अंदर कोई एरर आएगा तो उसको आइडेंटिफाई करना सिर्फ इस GoTo की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है ये आपको विद एग्जांपल्स थोड़ा सा पहले से बेहतर अच्छा लगा होगा आपको। इसको सारा आपने याद करना है, ये आइडेंटिफाई एरर्स तक। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।